शुरू किया था कंप्यूटर से संबंधित शब्द के बारे में पढ़ना, जिसमें हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डेटा। कई बार आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है, या डेटा ट्रांसफ़र करो, या डेटा की चोरी। तो ये डेटा आखिर होता क्या है, आज इस चीज़ की परिभाषा देखेंगे और इसका एग्जैक्ट मतलब देखेंगे कि डेटा का मतलब होता क्या है। डेटा सबसे पहले इसको लिख लेंगे। सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग आप देख लो। डेटा की स्पेलिंग होती है DATA। इसको कभी कभी डाटा भी कहा जाता है या फिर डेटा भी कह सकते हो। तो इसका उच्चारण दोनों तरीके से होता है, डेटा या डाटा। डेटा का मतलब होता है तथ्य, फैक्ट्स। कि कोई भी फैक्ट्स हो, कोई भी तथ्य हो, कोई भी फैक्ट हो, वो डेटा कहलाता है। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित या व्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी सूचना हो, कोई भी तथ्य हो, वो सब डेटा कहलाता है। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, या डेटा मीन्स कोई भी फैक्ट, या ऐसे ही आप समझ सकते हो कोई भी फैक्ट्स हो, कोई भी तथ्य हो, चाहे वो व्यवस्थित हो या फिर अव्यवस्थित हो, कोई भी आंकड़ा हो या आंकड़ों का समूह हो, सब डेटा कहलाते हैं। डेटा को दो भागों में बांटा गया है। जैसे आपका नाम क्या है, ये भी एक डेटा है। आप कहाँ से हो, ये भी एक डेटा है। आप क्या कर रहे हो, ये भी एक डेटा है। मीन्स आप अपने नोटबुक में जो चीज़ें लिख सकते हैं वो सब एक डेटा है। जिस चीज़ को सुरक्षित रखना होता है, या जिस चीज़ को हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं भी पड़ सकती है, अगर वो कोई तथ्य है, वो सब डेटा कहलाता है। तो डेटा के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा। आगे देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। डेटा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संख्यात्मक डेटा। इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। आप 0 से लेके 9 अंकों का प्रयोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सिंबल्स का यूज करके जो भी नंबर बना लो, जो भी संख्या बना लो, वो संख्या अपने आप में एक डेटा है। और जो कि किस प्रकार का डेटा है, संख्यात्मक डेटा है। किस प्रकार का डेटा है, संख्यात्मक डेटा। इसके बाद है चिन्हात्मक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। आपने कभी भी कीबोर्ड अगर देखा हो तो उसमें A to Z कैपिटल लेटर में होता है और A to Z स्मॉल लेटर में भी होता है। इसके अलावा 0 से 9 के अंकों को भी हम एंट्री करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स या चिन्ह होते हैं। इन सब को मिला के अगर हम एक शब्द में कहें तो उसको हम कहेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा मीन्स होता है अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मीन्स होता है संख्या और अल्फ़ाबेट। और जो भी चिन्ह होते हैं, जैसे हैज़ सिंबल होता है, डॉलर का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है, ये इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो अंकों, अक्षरों व चिन्हों का प्रयोग करके जो भी डेटा हम बनाते हैं वो चिन्हात्मक डेटा कहलाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। चलो इसको लिख लो। डेटा की परिभाषा लिखेंगे। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित और व्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। डेटा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है चिन्हात्मक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। इसमें अंकों, अक्षरों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंकों, अक्षरों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो,
अब अगर आपने ये कैलकुलेटर देखा हो तो कैलकुलेटर में मुख्यतः संख्यात्मक डेटा हम एंट्री करते हैं, संख्यात्मक डेटा की प्रविष्टि करते हैं और उसके साथ हम कुछ क्रियाकलाप करवाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, परसेंटेज, और फिर हम आउटपुट को प्राप्त करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेटर किस तरीके का इनपुट डेटा लेता है तो आप कहोगे न्यूमेरिकल डेटा, संख्यात्मक डेटा। इसके अलावा आप जब MS वर्ड या नोटपैड में टाइपिंग के लिए आप चिन्हात्मक डेटा का उपयोग करते हो। टाइपिंग में आप अंकों को भी प्रविष्टि करते हो, अंकों की भी एंट्री करते हो, अक्षरों या शब्दों की भी एंट्री करते हो और साथ साथ में चिन्हों की भी एंट्री करते हो, चिन्हों का भी प्रयोग करते हो। तो आप कोई भी किताब लिखो, कोई भी नोट्स लिखो अगर कंप्यूटर में, तो आप चिन्हात्मक डेटा या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा का उपयोग करते हो। वहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से जो भी एंट्री की जाती है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक एंट्री कहलाती है। अब हमने डेटा को पढ़ लिया। डेटा का मतलब होता है कच्चा मटेरियल या केवल फैक्ट्स। अब वो फैक्ट्स है या नहीं है, कोई वो सूचना है या नहीं है, फिर भी वो डेटा कहलाएगा ही कहलाएगा। पर डेटा और सूचना, एक शब्द आता है सूचना, तो डेटा और सूचना में कुछ बेसिक अंतर होता है। सूचना क्या होती है? इन्फॉर्मेशन, सुव्यवस्थित, इसमें अव्यवस्थित नहीं आएगा, सुव्यवस्थित व मीनिंगफुल या उपयोगी डेटा को सूचना कहते हैं। देखो, डेटा तो कोई भी फैक्ट्स, कोई भी तथ्य हो सकता है, पर जो तथ्य हमारे लिए मीनिंगफुल हो, हमारे लिए उपयोगी हो, उसको ही हम सूचना कहते हैं। तो यहाँ पे सूचना और डेटा में अंतर समझ में आ गया होगा। डेटा है कोई भी फैक्ट्स, चाहे उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी हो, वो डेटा कहलाएगा, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी तथ्य। और सूचना क्या है? सुव्यवस्थित व मीनिंगफुल व उपयोगी डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्दों में हमने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और सूचना के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बारे में इसके पहले भी थोड़ा बहुत जिक्र हो चुका है। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जब कहते हैं कंप्यूटर का प्रोसेसर स्लो है या कंप्यूटर स्लो प्रोसेस कर रहा है या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसका मतलब क्या होता है? डेटा पर किए जाने वाली क्रियाओं को प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क दे देते हैं, कोई भी कार्य दे देते हैं करने के लिए इनपुट के माध्यम से, तो कंप्यूटर उस कार्य को क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित करने को ही प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो डेटा पर किए जाने वाली क्रियाओं को प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा पर किए जाने वाली क्रियाओं को प्रोसेसिंग कहा जाता है। एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपने 5 + 8 कंप्यूटर को दे दिया, तो आप जब 5 और प्लस का बटन और 8 जब कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में एंट्री करा रहे होंगे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे इनपुट। आपने सबसे पहले 5 + 8 का इनपुट दे दिया, उसके बाद कंप्यूटर इस चीज़ की प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसर के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाएगा 13, 8, 5, 13। इसके बाद प्रोसेसर के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस रिजल्ट को कंप्यूटर आउटपुट के माध्यम से मॉनिटर पर शो करेगा। तो इस चीज़ में देखो, 5 और 8 की एंट्री कराना, 5 + 8 की एंट्री कराना तो इनपुट हो गया, और इसको जोड़ने की क्रिया प्रोसेसर द्वारा जो किया जाता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो दिमाग लगाने का कार्य करता है, 5 और 8 को जोड़ के 13 बनाने का कार्य करता है, वो होता है प्रोसेसर। और उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और अब CPU को 13 मिल गया, वो 13 एज इट इज़ आउटपुट यूनिट को सौंप देगा, और आउटपुट यूनिट जो है वो मॉनिटर या प्रिंटर पर
13 शो कर देगा और यूजर उस चीज़ को देख के समझ जाएगा कि 5 + 8 13 ही होता है। तो प्रोसेसिंग आप समझ गए, डेटा पर किए जाने वाली क्रियाओं को प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर में बहुत सारे शब्द हैं जो आगे हम पढ़ते रहेंगे। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कंप्यूटर का उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये कोई बताने की बात नहीं है कंप्यूटर किस किस फील्ड में यूज होता है। आपने देखा भी होगा कंप्यूटर विभिन्न जगहों पर यूज होता है। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। सही बात है, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, रेलवे, हर जगह, हर ऑफिस में आपको कंप्यूटर का उपयोग मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र हम देख लेते हैं। शिक्षा, बैंक, संचार मीन्स कम्युनिकेशन या बातचीत, आप मोबाइल से जो बातचीत करते हो टावर के माध्यम से, उसके अंदर भी कहीं न कहीं कंप्यूटर का ही कार्य है। चिकित्सा, वायुयान तथा रेलवे टिकट बुकिंग, मनोरंजन एंटरटेनमेंट में, प्रशासन में, सुरक्षा में, विज्ञान व इंजीनियरिंग में, उद्योग, ई कॉमर्स इत्यादि अनेक क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है। बेसिकली हम कोई भी क्षेत्र ऐसा कह नहीं सकते जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो, किसी न किसी रूप में हर जगह होता है। इसीलिए आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है। कंप्यूटर का उपयोग हमने देख लिया, अब आगे देखेंगे कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या क्या कार्य नहीं कर सकता या कंप्यूटर किस चीज़ में अक्षम है, उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों को, कंप्यूटर की प्रशंसा को तो हमने बहुत देख लिया, पर कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता उस चीज़ के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला है बुद्धिहीन, नो माइंड। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर एक अपने आप में निर्जीव चीज़ है, तो जाहिर सी बात है इसमें सोचने या समझने या निर्णय लेने की क्षमता नहीं आ सकती। इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे निर्देशों का, इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है, और उस सॉफ्टवेयर में यूज़र जिस तरीके का इनपुट देता है वो सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है और परिणाम देता है। कंप्यूटर अपने ढंग से कोई भी निर्देश बना नहीं सकता। यूजर जिस निर्देश को उसके अंदर फीड किया है और जो भी इनपुट के माध्यम से निर्देश देता है, कंप्यूटर केवल और केवल उसी का पालना करता है। कंप्यूटर अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर में सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, या केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। इसके अलावा है खर्चीला, एक्सपेंसिव। बिल्कुल, कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें समय समय पर परिवर्तित भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा, आप जो भी मोबाइल, कई लोग होते हैं हर दूसरे तीसरे साल मोबाइल को चेंज कर देते हैं या करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन्स बदलती हैं मोबाइल की, वैसे वैसे नए नए फंक्शनलिटी आ जाते हैं, तो फिर पुराने फंक्शनलिटी से हमारा काम हो नहीं पाता है। तो हमें हर 2-3 साल में कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल को बदलना ही पड़ता है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर काफ़ी खर्चीला होता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर को लंबे समय तक कंप्यूटर से उपयोग लेना कंप्यूटर की काफ़ी खर्चीली है।
तो लिख लेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर परिवर्तित भी करना पड़ता है। चलो अब खर्च की बात हो रही है तो आपसे एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोच समझ के बताना, कंप्यूटर का हार्डवेयर महंगा पड़ता है या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर? जी, वैसे तो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कंप्यूटर में फ्री में चलाने को मिलते हैं, पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम तभी चला सकते हैं जब हम उसके लिए पेमेंट करें, उसकी सब्सक्रिप्शन को ख़रीदें, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी ख़रीदना पड़ता है और हार्डवेयर तो ख़रीदना ही पड़ता है। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है उसको तो ख़रीदना ही पड़ता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कीमत होती है, दोनों को ख़रीदना पड़ता है। पर क्वेश्चन ये है कि हार्डवेयर ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हमें या सॉफ्टवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो ऐसी चीज़ है, आपने एक बार ले लिया उसके बाद उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो आपका है, आप उसको संभाल के चलाओ और वो चलती रहेगी। पर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है। जिस सॉफ्टवेयर में जितनी अधिक फंक्शनैलिटी होती है, जितना अधिक कार्य करने में सक्षमता होती है, जितना कॉम्प्लेक्स होता है वो सॉफ्टवेयर उतना ही महंगा होता है। जो सॉफ्टवेयर जितने उपयोगी होते हैं वो सॉफ्टवेयर उतने ही महंगे होते हैं। और हार्डवेयर का रेंज ऐसे मान लो आप आज के डेट में 25,000 से लेके 2-3 लाख तक के हार्डवेयर, अच्छे हार्डवेयर के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। पर सॉफ्टवेयर तो यूँ मान लो अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो सॉफ्टवेयर में इससे भी ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए, बड़े सॉफ्टवेयर के लिए, अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जिस फिल्म में शूटिंग होने के बाद जिसमें प्रोसेसिंग होता है, जिसमें उसकी एडिटिंग होती है, इसके अलावा जो एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर हैं और भी ऐसे ही जो बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर हैं वो हार्डवेयर की तुलना में कई गुना महंगे होते हैं। तो आप यहाँ से बिल्कुल समझ लो कि सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं हार्डवेयर के तुलना में। इसके बाद कंप्यूटर के लिमिटेशंस में हम आगे देखते हैं वायरस का खतरा। बिल्कुल, कंप्यूटर में एक शब्द और भी आ गया, वायरस। कंप्यूटर के कार्य को बाधित करने के लिए कंप्यूटर में जो समस्याएं होती हैं उन्हें हम वायरस कहते हैं। वायरस हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित सूचनाओं को चुरा सकता है या नष्ट कर सकता है, वह हमारे कंप्यूटर को स्लो या धीमा कर सकता है। कंप्यूटर को बनाते समय कुछ माइनर मिस्टेक या कुछ मामूली भूल हो जाने से हैकर्स होते हैं उस भूल का लाभ उठा के एक अलग सॉफ्टवेयर या अलग उसमें सॉफ्टवेयर बना के और हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके हमारी सूचनाओं को वो चुराते रहते हैं, हमारी सूचनाओं को वो चुराते रहते हैं या हमारे कंप्यूटर को स्लो व धीमा भी कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें हमारे सिस्टम को समय समय पर अपडेट करने चाहिए और ज़्यादातर चीज़ों पे पासवर्ड की सुरक्षा लगानी चाहिए। पर एक ये भी लिमिटेशन ही है वायरस का खतरा। कंप्यूटर हमारे, आप लिख लेंगे इसको, वायरस हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित सूचनाओं को चुरा सकता है या नष्ट कर सकता है, वह हमारे कंप्यूटर को स्लो व धीमा कर सकता है। इसके अलावा एक कंप्यूटर की एक लिमिटेशन और है, विद्युत पर निर्भरता। बिल्कुल, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको विद्युत तो चाहिए ही चाहिए। तो कंप्यूटर की ये तो एक लिमिटेशन है ही, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लिमिटेशन है कि इसको कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है। तो लिख लेंगे कंप्यूटर कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है। कंप्यूटर कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है। चलो 2 नोट हैं, इसको देख लेंगे। नोट 1 क्या कह रहा है,
आधुनिक युग को कंप्यूटर युग कहते हैं। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया, कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। आज के टाइम कोई भी ऐसा क्षेत्र शायद ही हो जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग कह सकते हैं। इसके बाद है 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर से संबंधित ये दिवस भी याद कर सकते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चैप्टर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि है कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। बाय बाय।